हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 12 मई 2014 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 10.5 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। इसे कैटेगरी रिटर्न देखें 10.5 इयर्स में तो 20.52% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 10.5 इयर्स में तो 23.41% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, वो भी 3% से बीट कर रखा है। लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन आगे हम देखते हैं इसमें रिस्क कितना रहता है, वो हमें पता चलेगा। 5 साल के हिसाब से अगर आप देखें कैटेगरी रिटर्न 30.71% तक रिटर्न। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 5 साल में तो 31.21% तक का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपए कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन जाता है 4.14 लाख रुपीज में। मतलब तो पैसा जो 3 गुना से ज्यादा हो जा रहा है, वो भी 10 साल में। तो देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। तो मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करें, आपने गोल्ड में किया होता तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 2.07 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितना दिख रहा है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो करीब करीब 2 लाख का डिफरेंस दिखता है। अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया तो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 1.74 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एफडी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिफरेंस कितना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मतलब डबल से भी ज्यादा आपका डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है एफडी के कंपैरिजन में। और आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है आपको इसी शीट में ही पता चल गया होता। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एबव एवरेज रिटर्न है। देखिए देखिए यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली एबव एवरेज रिटर्न रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। क्यों, यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है लास्ट के 3 साल का डेटा। बीटा बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपको बताता है वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वन से नीचे होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे इस फंड का जो 0.85 है और कैटेगरी का 0.81 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है इसमें 0.4 से ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू कैटेगरी। तभी तो आप देख पा रहे हैं रिस्क थोड़ा ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल रखा है। तो रीजनेबल चीज है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ना, उसे कितना प्लस जा सकता है, उसे कितना माइनस जा सकता है। तो ये आपको एक रेंज मिल जाता है, तो इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं हर साल। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 16.42 है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। और अगर आप कैटेगरी का देखें तो 15.53 है। तो देखा जाए कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा और वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी और रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। तो रीजनेबल है, तो कोई पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि देखिए रिस्क थोड़ा ज्यादा तो लेगा ही लेगा, तभी तो रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर रिस्क थोड़ा कम लेता और रिटर्न आपको ज्यादा देता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे लेकिन एवरेज फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा बुरा नहीं, कोई ज्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक सा फीडबैक रहेगा। अब मिनिमम एसआईपी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 500 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम करना चाहते हैं 5000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अभी आप कभी भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर एम साइज कम हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि एम साइज कम है भाई, तो इसका मतलब लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ज्यादातर इसका एम साइज कम है। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पे लोग कुछ ना कुछ तो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है, तभी तो लोग मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए एम साइज यहाँ पे थोड़ा मैटर कर जाता है। अगर साइज ज्यादा रहता है तो वहां पे प्रॉब्लम क्या रहती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम साइज है 16,905 करोड़ रुपीस। हमने ना एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अगर मान लीजिए आपका पूरा फंड 10 साल से 15 साल के बीच में पुराना फंड है, आपका 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में अगर आपका एम साइज है, उसे एक परफेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे एम साइज देखा जाए तो 16,905 करोड़ रुपीस है। तो एम साइज के मामले में परफेक्टली बढ़िया है और मैं आपको इसमें सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा अगर आप एम साइज के मामले में देखेंगे तो।
और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आप देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला आपको कौन है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पैसा तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम हो तो उसको अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 1% लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे 0.68% है, मैं इसको एक परफेक्ट मानूंगा और एक बढ़िया एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं इसको बोलूंगा। मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आपने 1 साल से पहले अपने एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 21.02% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 74.91% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 2.26% का एलोकेशन है, डेप्ट एंड अदर्स में 1.8% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप पे इन्होंने एलोकेशन थोड़ा ज्यादा ले रखा है, तो डेफिनेटली रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो एलोकेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन मिड कैप के थोड़ा कम करके या स्मॉल कैप में थोड़ा कम करके लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो रिस्क थोड़ा कम भी हो जाता, रिटर्न थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मेरे ख्याल से हो जाता, तो इसलिए इन्होंने किया नहीं है। तो देखिए आप स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट करने आए ना तो आप रिस्क एपिटाइट आपका ज्यादा है तभी आप आए, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, एकदम ठीक ठाक सा इसको दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 33.82% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 16.1% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 13.87% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 13.37% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.34% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 5.79% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 3.63% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.61% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 1.47% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो इन्हें ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा और अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो इसीलिए सेक्टर एलोकेशन के मामले में मैं बोलूँ प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई है, कोई ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, बहुत बढ़िया सेक्टर एलोकेशन है। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है। पहले जो है आपका वेणुगोपाल मंगर, इनका एक्सपीरियंस है 11.98 ईयर्स का, मतलब 12 ईयर्स का करीब-करीब। और सेकंड जो है आपका सोनल गुप्ता, इनका एक्सपीरियंस है 3.32 ईयर्स का। और थर्ड जो है वो चीनू गुप्ता, इनका एक्सपीरियंस है 3.37 ईयर्स का। तो देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, तो आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उनके बैकग्राउंड जान सकते हैं, उनका जान सकते हैं कि पीछे उन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो उसके बारे में आप फिर कॉन्फिडेंट रहेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर है वेणुगोपाल मंगर, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि इनके 12 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करें इसको 4/5 रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई मुझे ज्यादा बुरी चीज नहीं लगी। देखिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में और रिटर्न भी उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा दे रहा है। आपको देख रहे हैं 3% से बीट कर रखा है अपने उसको क्या नाम है कैटेगरी को। तो कोई ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी है ओवरऑल देखा जाए। और रिटर्न के मामले में मुझे बढ़िया लगा है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है और एम साइज भी बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, मार्केट कैपिटल भी ठीक ठाक सा है, सेक्टर एलोकेशन भी बढ़िया, फंड मैनेजर भी बढ़िया, तभी इसको 4/5 रेटिंग मिल रहा है। अब कंक्लूजन में ये बताऊं, देखिए ये फंड अच्छा है, अबव एवरेज इसको आप मान सकते हैं, मतलब आपको रिटर्न के मामले में और रिस्क भी ठीक ठाक सा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत सोचिएगा क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 74% तक का एलोकेशन स्मॉल कैप में है, मतलब आपका जो छोटी कंपनीज में है, उसका एलोकेशन 75 4 या 75%, फिर मिड कैप वो भी ज्यादा रिस्की रहती है, उसमें 20% तक एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बना रहेगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी फेस कर सकते हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। और मैं बता रहा हूँ सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, डाइवर्सिफाई करिएगा क्योंकि ये भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, आप भी डाइवर्सिफाई करिएगा। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करिएगा, मिड कैप में करिएगा, फिर ये स्मॉल कैप में करिएगा। स्मॉल कैप में आप दूसरे म्यूचुअल फंड भी चूज कर मतलब रिसर्च कर सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, कोटक हो गया, निपॉन हो गया, आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो कि इसी की तरह बढ़िया फंड है, ये भी बढ़िया फंड है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके करिएगा। और टाइम फ्रेम अगर आपका 7 से 10 साल है, उससे पहले अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली लॉस हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो टाइम फ्रेम अगर आपके पास इतना है और आप सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, आप मतलब 10% या 20%, 20% इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और जाके आपने भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।